तो चलिए, आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफ़र पर निकलने वाले हैं और ये समझने वाले हैं कि कैसे यूरोप, जो कभी विशाल और बिखरे हुए साम्राज्यों का गढ़ था, वो अचानक से आधुनिक राष्ट्र राज्यों में बदल गया। सच मानिए, ये कोई बोरिंग इतिहास का लेक्चर बिल्कुल नहीं होने वाला है, बल्कि ये उन विचारों, कलाकृतियों और ज़बरदस्त क्रांतियों की कहानी है जिन्होंने हमारी आज की दुनिया का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। शुरुआत करते हैं 1848 में फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोरियो द्वारा बनाई गई इस बेहद दिलचस्प और डिटेल से भरी पेंटिंग से। इसका नाम है डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। अब इसके बारे में सबसे हैरानी की बात क्या है पता है? जब सोरियो ने इसे बनाया था तब दुनिया में ऐसे लोकतांत्रिक राष्ट्रों का तो कोई नामो निशान तक नहीं था। ये महज एक सपना था, एक ऐसा विजन जो असल जिंदगी में था ही नहीं। आज की इस चर्चा में हम इन 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। पहला, राष्ट्रों का स्वप्न। दूसरा, राष्ट्र क्या है। तीसरा, फ्रांसीसी क्रांति। चौथा, सामूहिक पहचान का निर्माण। और पांचवा, नेपोलियन का युग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला खंड है राष्ट्रों का स्वप्न। देखिए, राष्ट्रवाद की असली लक्ष्य को समझने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि उस जमाने के लोग आखिर किस चीज से आजादी पाना चाहते थे। और यहीं पर एक बहुत भारी भरकम शब्द आता है, निरंकुशवाद या एब्सोल्यूटिज्म। आसान भाषा में कहें तो एक ऐसी दमनकारी राजशाही जिसका सत्ता पर पूरा कंट्रोल होता है, कोई रोक टोक नहीं, सब कुछ सेना और ताकत के दम पर। लोग इसी घुटन भरी व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते थे। और इसी निरंकुशवाद के बिल्कुल उलट एक और कॉन्सेप्ट है, कल्पनादर्श यानी यूटोपिया। मतलब एक ऐसे समाज की कल्पना करना जो इतना परफेक्ट हो कि असल जिंदगी में उसका होना लगभग नामुमकिन सा लगे। फ्रेडरिक सोरियो की वो जो शानदार पेंटिंग हमने अभी देखी थी वो दरअसल इसी यूटोपियन सपने का एक विजुअल ब्लूप्रिंट थी। अगर हम उस पेंटिंग की थोड़ी और बारीकियों पर गौर करें तो आपको स्वतंत्रता की प्रतिमा के सामने जमीन पर बिखरे हुए कुछ मुकुट और निरंकुश संस्थानों के अवशेष दिखाई देंगे। ये बहुत ही पावरफुल सिंबल है और लोग अलग अलग देशों के समूहों में बटे हुए हैं जिन्हें उनके झंडों और उनके कपड़ों से आसानी से पहचाना जा सकता है। तो ये सिर्फ एक आर्टवर्क नहीं था, बल्कि पुरानी तानाशाही के खत्म होने और एक नई आज़ाद दुनिया के शुरू होने का एक खुला ऐलान था। अब आते हैं दूसरे खंड पर, राष्ट्र आखिर क्या है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि भाई ये राष्ट्र या नेशन असल में होता क्या है? क्या ये महज जमीन का कोई टुकड़ा है? 1882 में फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नेस्ट रेनन ने सोरबॉन यूनिवर्सिटी में एक बहुत ही मशहूर लेक्चर दिया था। उन्होंने इस आम सोच को बिल्कुल खारिज कर दिया कि एक राष्ट्र सिर्फ समान भाषा, धर्म या नस्ल वाले लोगों से बनता है। उनका कहना था कि एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु है, एक बड़े पैमाने की एकजुटता। और इसी लेक्चर में रेनन ने एक बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट दिया, रोजमर्रा का जनमत संग्रह यानी अ डेली प्लेबिसाइट। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कोई भी राष्ट्र तभी तक जिंदा रह सकता है जब तक वहां के लोगों में एक साथ रहने और अपना साझा भविष्य बनाने की लगातार इच्छा शक्ति हो। मतलब ये कोई वन टाइम चीज नहीं है, ये हर दिन का एक मौन संकल्प है जो नागरिकों को आपस में जोड़े रखता है। हमारा तीसरा खंड है फ्रांसीसी क्रांति। चलिए अब इन फिलॉसफी वाली बातों से थोड़ा बाहर निकलते हैं और सीधे 1789 के उस तूफानी दौर में चलते हैं। ये वो समय था जब राष्ट्रवाद के ये सारे खूबसूरत सपने पहली बार जमीनी हकीकत से टकराए। 1789 में इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। जो सर्वोच्च सत्ता पहले निरंकुश राजा के पास हुआ करती थी, वो अब छिनकर सीधे फ्रांसीसी नागरिकों के हाथों में आ गई। ये सच में एक गेम चेंजर मोमेंट था। दुनिया ने पहली बार जाना कि अब देश राजा नहीं बल्कि आम लोग चलाएंगे। आगे बढ़ते हैं चौथे खंड की ओर, सामूहिक पहचान का निर्माण। देखिए, क्रांति कर देना एक बात है, लेकिन एक बिल्कुल नया समाज करना वो बहुत अलग और मुश्किल काम है। इतने सारे बटे हुए लोगों को आखिर एक साथ कैसे लाया जाए? इसके लिए क्रांतिकारियों ने बहुत ही तेजी से कुछ स्मार्ट कदम उठाए। जैसे लोगों में अपनेपन का एहसास जगाने के लिए ला पैट्री यानी पितृभूमि और ले सिटोयन यानी नागरिक जैसे नए आइडियाज प्रमोट किए गए। राजा के झंडे को हटाकर एक नया तिरंगा लाया गया। पूरे देश के लिए एक जैसे कानून बने, नापने तौलने का सिस्टम एक कर दिया गया और तो और क्षेत्रीय बोलियों को पीछे छोड़कर फ्रेंच को पूरे राष्ट्र की एक कॉमन भाषा बना दिया गया। कह सकते हैं कि ये नेशन बिल्डिंग की एक पूरी टूलकिट थी। और पता है, फ्रांस की ये जो क्रांतिकारी एनर्जी थी, ये अब उसकी सीमाओं से बाहर भी छलकने लगी थी। जरा 1798 के इस जर्मन पंचांग या एल्मनाक के कवर को देखिए।
इसमें बाकायदा जर्मन प्रांत कैसल के एक निरंकुश किले की तुलना फ्रांसीसी क्रांति के मशहूर प्रतीक बास्तील से की गई है। और इसके साथ लिखा गया नारा भी कमाल का है, लोगों को अपनी आज़ादी मुट्ठी में कर लेनी चाहिए। ये साफ दिखाता है कि कैसे आज़ादी का ये आइडिया पूरे यूरोप में जंगल की आग की तरह फैल रहा था। अब आते हैं हमारे 5वें और आखिरी खंड पर, नेपोलियन का युग। जैसा कि इतिहास में अक्सर होता है, कहानी कभी भी एक सीधी लाइन में नहीं चलती। नेपोलियन के दौर में भी हमें क्रांतिकारी आदर्शों और साम्राज्य फैलाने की भूख के बीच एक अजीब सा टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ हमारे पास आज़ादी और लोकतंत्र जैसे शानदार क्रांतिकारी आदर्श हैं, जिन्हें नेपोलियन ने आगे बढ़ाने का दावा किया, लेकिन दूसरी तरफ ज़मीनी हकीकत कुछ और ही थी। अगर हम ऐतिहासिक स्रोतों को निष्पक्ष रूप से देखें तो नेपोलियन ने असल में फ्रांस में वापस से राजतंत्र लाकर वहां के लोकतंत्र को पूरी तरह से कुचल दिया था। लेकिन हाँ, ये तस्वीर पूरी तरह से ब्लैक एंड वाइट भी नहीं है। नेपोलियन की 1804 की नागरिक संहिता, जिसे हम सिविल कोड भी कहते हैं, वो सच में एक बहुत बड़ा प्रशासनिक रिफॉर्म थी। इस कोड ने जन से मिलने वाले सारे विशेष अधिकार खत्म कर दिए, कानून के सामने सबको बराबर ला खड़ा किया और प्रॉपर्टी के अधिकारों को भी सुरक्षित किया। इतना ही नहीं, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी जैसे जो भी इलाके उसने जीते थे, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को भी उसने बहुत ही कुशल और सिंपल बना दिया था। तो आप सोचेंगे कि फिर गड़बड़ कहाँ हुई? गड़बड़ हुई जमीनी स्तर पर। जर्मनी के ज़्वेब्रुकन की ये ऐतिहासिक तस्वीर उसी कड़वी सच्चाई को बयां करती है। जो फ्रांसीसी सैनिक खुद को आज़ादी का मसीहा बता रहे थे, वे असल में स्थानीय लोगों के लिए सबसे बड़े उत्पीड़क बन गए थे। यहाँ साफ देखा जा सकता है कि कैसे सैनिक एक गरीब किसान की गाड़ी छीन रहे हैं और वहाँ की महिलाओं को परेशान कर रहे हैं। सच कहूं तो इन जीते हुए इलाकों के लोगों को नेपोलियन के अच्छे प्रशासन की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए, विचारों को दबाने के लिए सख्त सेंसरशिप लगा दी गई और फ्रांस की साम्राज्य फैलाने की जिद को पूरा करने के लिए स्थानीय युवाओं को ज़बरदस्ती फ्रांसीसी सेना में भर्ती किया जाने लगा। यही वजह थी कि शुरुआत में लोगों में जो उत्साह था वो बहुत ही जल्द एक गहरी नफरत और दुश्मनी में बदल गया। नेपोलियन के इस पूरे दौर का अंत कैसे हुआ, ये कार्टून उसका एक बहुत ही शानदार और मज़ेदार उदाहरण है। इसमें नेपोलियन को 1813 की लीप्जिग की ऐतिहासिक लड़ाई हारने के बाद वापस लौटते हुए एक डाकिये के रूप में दिखाया गया है। जरा गौर से देखिए, उसके झोले से जो चिट्ठियां गिर रही हैं ना, वो असल में उन अलग अलग राष्ट्रों और इलाकों का प्रतीक हैं जिन्हें उसने इतनी मेहनत से जीता था और अब वो उन्हें हमेशा हमेशा के लिए खो चुका है। और इसी के साथ हम आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। हमने राष्ट्रों के उन शुरुआती यूटोपियन सपनों से लेकर क्रांतियों की कड़वी सच्चाई तक का एक लंबा सफर तय किया है। लेकिन जाते जाते एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ के जा रहा हूं। अर्नेस्ट रेनन ने कहा था कि राष्ट्र एक रोजमर्रा का जनमत संग्रह है। तो आज की इस मॉडर्न, डायनामिक और इतनी विविध दुनिया में उन सभी राष्ट्रों के लिए इस बात का क्या मतलब रह जाता है? क्या एक साथ रहने का वो साझा संकल्प आज भी हमारे अंदर मौजूद है? जरा सोचिएगा इस बारे में। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।